नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अवैध खनन के मामले में ईडी की छापेमारी जारी है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर भी छापा पड़ा है। पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर भी छापेमारी हुई है। हरियाणा के 20 से अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। छापेमारी में अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस बरामद किए गए हैं। 100 से अधिक शराब की बोतलें भी और 5 करोड़ कैश भी बरामद हुई है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर छापा पड़ा है। पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई है। हरियाणा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बता दें आपको कि 100 से अधिक शराब की बोतलें और 5 करोड़ कैश भी बरामद किए गए। छापेमारी में मिले हैं 4.5 किलोग्राम सोने के बिस्किट, तो 4.5 ग्राम के सोने के बिस्किट मिले हैं। बता दें कि भारत के साथ विदेश में कई संपत्तियों का चला है पता। तो ये छापेमारी लगातार जारी है और हरियाणा के कई ऐसे ठिकाने जहां पे छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी निरंतर हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। वो सोने के बिस्किट है जो कि मिले हैं। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर भी छापेमारी हुई है। तो अवैध खनन के मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। हरियाणा के 20 से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर भी पड़ा है छापा। छापेमारी में अवैध विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। 100 से अधिक शराब की बोतलें और 5 करोड़ कैश भी मिले हैं। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध हथियार भी मिले हैं और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के घर पे भी छापेमारी हुई है। हरियाणा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। भारत के साथ विदेश में भी कई संपत्तियों का पता चला है। राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, ये छापेमारी कब से चल रही है और क्या क्या बरामद हुआ है? जी स्वीटी जी, बिल्कुल बात की जाए कि जैसे कि कल से ही है ईडी की तरफ से जो है हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि इनेलो के जो साबका विधायक है दिलबाग सिंह, उनके ठिकानों पे कल से ही जो ईडी की रेड हो रही है। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि करीब आधी रात के आसपास में जो है 5 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और कुछ जो इम्पोर्टेड हथियार मिले हैं, तो उसको लेकर अभी भी छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि उनके करीबियों और कारोबारियों के ऊपर भी जो है ईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है। जी, और कितने ठिकानों पर ये छापेमारी आगे हो सकती है? जितने भी कारोबारी उनके लिंक में हैं, जो भी उनके संपर्क में हैं, उन सभी के ऊपर जो है छापेमारी चल रही है। किसी के घर पे चल रही है, किसी के ऑफिस में चल रही है, सबकी छापेमारी अभी हो रही है। जी, जब्त क्या क्या हुआ है? जब्त में आपको बता दें कि 300 जिंदा कारतूस हैं और 5 करोड़ रुपए हैं। और आपको बता दें अभी तक जो बरामद हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेड हथियार हैं, अभी और भी छानबीन चल रही है और आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दर्शकों के साथ साझा कर दी जाएगी। जी, तो कांग्रेस के विधायक के घर पे भी छापेमारी चल रही है। कितने ऐसे विधायक है, पूर्व विधायक है, जिनके घर पे छापेमारी हो रही है? राकेश जी बिल्कुल, अभी इस चीज को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। करीब 12 से 15 ठिकाने हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है जहां पे ये छापेमारी हो रही है। अभी और कितनी देर चलेगी, क्योंकि आज दूसरा दिन है ईडी की तरफ से जो छापेमारी की जा रही है, लेकिन आगे अभी कितनी देर चलेगी, कितना और कुछ निकलता है, ये अभी आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी, अभी भी क्या अंदर मौजूद है ईडी की टीम? जी बिल्कुल, करीब आपको बता दें कि 10 से 12 टीमें थी, जिसमें करीब 300 के आसपास जो है ईडी के मेंबर्स बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग टीमें बना के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और इसमें जो दिलबाग सिंह हैं, उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है, इनके ऑफिस में भी छापेमारी हो रही है और भी अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमारी की जा रही है। जी, विदेश में भी संपत्ति होने का जिक्र किया गया है, इसका पता चला है? कागजात मिले हैं क्या कोई? जी बिल्कुल, इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि देखिए जो अभी इम्पोर्टेड हथियार मिले हैं वो भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं से तो आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके भी तार बाहर से जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई भी पुष्टि पुलिस की तरफ से या ईडी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन इसकी अभी जांच जारी है, अभी कितने हथियार हैं,
300 जिंदा कारतूस है। अभी और भी काफी कुछ निकल के आता है, ये अभी देखने योग्य होगा, लेकिन तब तक इस चीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही देर में हमें इसका अपडेट मिल जाएगा। तो क्या कांग्रेस विधायक सुरेंद्र के घर में जब छापेमारी हो रही थी वो घर के अंदर ही मौजूद थे? जी बिल्कुल। आप कल से ही है जो छापेमारी की जा रही है, कल से ही जो ईडी है अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। तो उसके मुताबिक अभी दिलबाग सिंह के घर से जो मिला है उसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। आगे अभी जो भी जानकारी होगी वो आप दर्शकों के साथ साझा कर दी जाएगी। ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि अवैध खनन के मामले में ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। अवैध खनन के मामले में ईडी लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रही है और ये देखिए सोने की बिस्किट भी बरामद की गई है। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब राम भक्तों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पूरा देश राम की भक्ति की झूमता हुआ नजर आ रहा है। हर राम भक्त को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति लोग अपने अपने तरीके से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में जौनपुर में भी प्रभु राम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इंडिया वॉइस चैनल पर जौनपुर की बेटी और पूर्वांचल की प्रसिद्ध गायिका प्रियांशी जायसवाल ने राम भक्ति गीत राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाकर प्रभु के प्रति अपनी आस्था दिखाई। पूरा देश जो है भगवान राम की भक्ति में लीन है। 22 जनवरी को वो दिन है, हर कोई जिसका इंतजार है। भगवान प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली मंदिर में प्रभु राम जो है विराजमान होंगे। उसी की तैयारी को लेकर जौनपुर में क्या कुछ खास है, तो हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर की बेटी प्रियांशी जायसवाल, जो कि अपनी आवाज़ से जो है प्रभु राम की भक्ति को लेकर जो है लोगों को जो है मंत्र मुग्ध करेंगी। हम सीधा उन्हीं जानेंगे। प्रियांशी जी, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रियांशी जायसवाल। 22 जनवरी को प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो बहुत ज़ोर शोर से हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लोग। और सबसे ज़्यादा तो ये हमारी सालों की तपस्या पूरी हुई है, तो उसकी तो खुशी मतलब हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। आप एक गायिका हैं तो प्रभु राम के लिए गीत तो हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी इस टाइम बहुत चल रहा है ये वाला राम आएंगे। हमारी बिहार की दीदी स्वाति मिश्रा जी ने गाया है, जिसकी तारीफ़ पीएम मोदी जी ने तक की है। और मेरा भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है, मतलब एक दिल को प्रसन्न कर देने वाला गीत है वो। तो मैं वही आप सभी को सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रियांशी, कभी आप अयोध्या गई हैं? अभी तक तो हम नहीं गए हैं, पर अब तो जाना ही है। मतलब अब रुका नहीं जा रहा, क्योंकि अब राम मंदिर हमारा बन गया है।
तो बिल्कुल जाना है मेरे को। 22 जनवरी को प्रभु राम खुद आ रहे हैं दर्शन देने के लिए, तो क्या अपील रहेगी लोगों से? मेरी तो यही अपील रहेगी, आप जा रहे हैं अयोध्या तब तो बहुत 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 ही आप भाग्यशाली हैं अगर आप उस दिन जा रहे हैं। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने घर में ही उस दिन एक दिया जलाइए, या फिर दीपावली की तरह आप सेलिब्रेट कीजिए उस दिन को और पूजा पाठ कीजिए। मतलब आपको वो फील अयोध्या ना जाकर भी आपको अपने घर ही आ जानी है। तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा, उस दिन एक दिया ज़रूर जलाइएगा अपने अपने घर में। चलते चलते एक गीत और हो जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। बिल्कुल, आपने जो है आवाज़ सुना, जो पूर्वांचल की कलाकार हैं, ये जौनपुर की बेटी प्रियांशी जायसवाल है। आपको बता दें कि भगवान राम के आगमन को लेकर पूरा जौनपुर जो है भक्ति में लीन है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और यूपी में 18 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई रेंज के आईजी और डीआईजी बदले गए हैं। वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच बनाई गई है। देवरंजन वर्मा एसपी बलिया बनाई गए हैं। अभिषेक सिंह की बात की जाए तो एसपी मुजफ्फरनगर उनको पद दिया गया है। संजीव सुमन एसएसपी अलीगढ़ बनाए गए हैं। प्रशांत वर्मा एसपी रेलवे लखनऊ बनाए गए हैं और पन्ना रजत कासगंज की एसपी बनाई गई है। तो कई रेंज के आईजी और डीआईजी बदले गए हैं, तबादले हुए हैं। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है यूपी में। देवरंजन वर्मा एसपी बलिया बनाए गए हैं। पन्ना रजत की बात की जाए तो कासगंज की एसपी बनी है। अभिषेक अग्रवाल एसपी रायबरेली बनाए गए हैं। प्राची सिंह को एसपी सिद्धार्थनगर में पदभार दिया गया है। सौरभ दीक्षित एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। आलोक प्रियदर्शी एसपी बदायूं में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। अरुण कुमार सिंह एसपी चित्रकूट बनाए गए हैं। घनश्याम चारावती के नए एसपी बनाए गए हैं। प्रशांत कुमार द्वितीय आईजी ईओडब्ल्यू बने हैं। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, एक बार फिर से यूपी में तबादला एक्सप्रेस चला है। बिल्कुल, देखिए यूपी में बड़े पैमाने पर आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं उनके तबादले हुए हैं। कई जिलों के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनके तबादले किए गए हैं। टोटल ये 12 आईपीएस हैं जिनके तबादले की जो सूची है वो जारी हुई है। और अगर उसमें बात की जाए तो देवरंजन वर्मा हैं, आईपीएस 2011 बैच के ये अधिकारी थे। मौजूदा वक्त में पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ के पद पे कार्यरत थे, जिनको अब पुलिस अधीक्षक बलिया यानी कि एसपी बलिया की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से अभिषेक सिंह हैं, वो इस समय पुलिस अधीक्षक एटीएस उत्तर प्रदेश थे। पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के तौर पर अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। संजीव सुमन है, वृंदा शुक्ला है, प्रशांत वर्मा है, अपर्णा रजत कौशिक हैं। ये सभी अधिकारियों के कह सकते हैं बड़े स्तर पर जो है वो तबादले किए गए हैं। अभिषेक कुमार अग्रवाल है, प्राची सिंह है, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के पद पे कार्यरत थी, उनको अब पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ दीक्षित है, पुलिस अधीक्षक कासगंज से, इनको पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक रायबरेली थे, उनको अब पुलिस अधीक्षक बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था मुख्यालय पुलिस मुख्यालय पर थे, इनको अब पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल जो है वो प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से देखने को मिला है, जहां पर बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि तबादला एक्सप्रेस चलती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है और इनको नए पदभार कब मिलने जा रहे हैं? कब से ये अपना काम शुरू कर पाएंगे तमाम आईपीएस? देखिए, ये शासन की एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि वो समय समय पर इस तरीके के परिवर्तन करता रहता है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल सकें। तो ये कह सकते हैं उनके कार्य का एक हिस्सा है और उसी के चलते ये तबादला सूची जो है वो जारी करी गई है। लगातार देखने को मिलता है समय समय पर इस तरीके के परिवर्तन जो है वो किए जाते हैं और वही वजह है
में अगर आप देखें तो साफ तौर पर इस तरीके का परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। और अभी आज भी ये कल देर शाम जो है ये तबादला सूची जो है कई पुलिस अधीक्षकों की जो है वो जारी हुई है। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में थाना परिसर में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगा ली। बता दें कि सोलर के पैनल में गमछे से लटकता शव मिला है, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी राधेश्याम कुमार दीवान के पद पर भी तैनात था। तो वहीं घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार और सदर क्षेत्र अधिकारी अखिलेश वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के बाजार परिसर का है। बदायूं के दातागंज तहसील के हजरतपुर थाना क्षेत्र में किसान के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे किसान की मौत हो गई। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले आवास को बनाने के लिए किसान मिट्टी की दीवार हटा रहा था, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो किसान के ऊपर दीवार गिर गई है। बदायूं का ये पूरा मामला है, थाना हजरतपुर जनपद बदायूं का ये पूरा मामला है, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई। पंचनामा भर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। तो किसान के ऊपर दीवार गिर गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कार्य चल रहा था और इसके बाद से यह हादसा हो गया और किसान की जान चली गई है। इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बदायूं का ये पूरा मामला निकल के सामने आया है। खबर मथुरा से है, जहां अंतर्राज्यीय एटीएम मशीन कटर गिरोह के अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। तभी मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा कार, 1 लाख रुपए नगद, एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है। मामला थाना शेरगढ़ पुलिस की पैगांव विश्वभरा रोड पर गंजावास मोड़ के पास का बताया जा रहा है। चलिए सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित भारतीय सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी बहादुर जवान, समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई देते हुए इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड को चुना गया है।
इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। यहां पर अभी जो प्रदर्शन हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए इन बहादुर जवानों ने दिखाया है, भारत की प्राचीन युद्ध कला कैसे उस कालखंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को आज भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भी एक नई प्रेरणा के रूप में पूरे भारतवासियों के सामने रख करके उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का काम किया है। यहां पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से सेना की शक्ति, सेना का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को हमें नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है जो अक्सर जिनसे हम लोग सामान्यतः अनभिज्ञ से रहते हैं। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव की प्रतीक है। देशवासी इसकी ताकत को जानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और जब सेना और आम जनमानस एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में अवश्य गौरव की अनुभूति होती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से सुन रहे थे आप कि किस तरीके से आर्मी जो है वो कार्य कर रही है और देश की सुरक्षा कर रही है लगातार। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।